नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। पूरा विश्व इन दिनों कोरोना महामारी से जूझ रहा है। देश में भी संख्या बढ़ रही है और अब छत्तीसगढ़ में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सामान्य व्यक्ति के मन में कोरोना को लेकर भय है। ऐसे में जो व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं उनके मन में कोरोना को लेकर एक और ज्यादा भय बना हुआ है। खास करके अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसे जो मरीज हैं उनके मन में कोरोना को लेकर दहशत है कि क्या अगर उन्हें कोरोना होता है तो कुछ अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेगा, क्या कुछ लक्षण अलग तरीके से होंगे या फिर उनसे बचने के लिए उन्हें किस तरीके से सावधानी रखनी चाहिए। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। हर तरह से हर प्लेटफॉर्म के जरिए सामान्य लोगों तक ज्यादा से ज्यादा कोरोना की जानकारी हम पहुंचा रहे हैं ताकि उसका पालन करके अपने आप को इस बीमारी से सुरक्षित रख सकें। और इसी के तहत आज हम चर्चा करेंगे कि कैंसर के जो मरीज हैं वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं इस बीमारी से। अगर आप इससे जुड़ा कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर लिख लें, हमारा नंबर है 400877। रायपुर से जो बाहर के दर्शक हैं उनके लिए हम कोड बता दें 0771। और चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्कर, ऑन्कोलॉजिस्ट है NHMMI हॉस्पिटल के। डॉक्टर सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, एक तो आप लोग एक अहम भूमिका निभाते हैं हर समय, चाहे कोरोना महामारी हो या ना हो, आप व्यक्तियों के लिए एक अहम भूमिका में होते हैं। ऐसे समय में कोरोना संक्रमण को लेकर जितनी जागरूकता फैलाई जा रही है उसमें डॉक्टरों की भूमिका किस तरीके से देखते हैं और एक सामान्य व्यक्ति को कोरोना से कैसे अलर्ट रहना चाहिए? कोरोना वायरस के जो आपने तो काफ़ी सारे शोज़ और जो जानकारी मिल रही है उसके द्वारा लोगों को तो पता ही है कि ये जनरली जो प्रेजेंट करता है जो इसका इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन दूसरों के द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो इसके लिए जो सावधानी बरतनी है वो यही करना है कि आप ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस में या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाए। अगर हो सकता है तो आप मास्क पहनना है, जितना हो सके हैंड हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी पब्लिक प्लेसेस में अगर जा रहे हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का आपको फॉलो करना है ताकि ना सिर्फ आपका खतरा कम हो, बाकी और दूसरे लोगों का भी खतरा कम से कम रह सके। बिल्कुल, ये सामान्य प्रिकॉशन डॉक्टर साहब आपने बताया और हमारी भी यही कोशिश है कि लोगों को हम जागरूक कर सकें। अब अगर हम बात करते हैं कोविड-19 को लेकर, जो सामान्य मरीज हैं या जो सामान्य व्यक्ति हैं जो प्रभावित होते हैं वो एक अलग चीज होती है, लेकिन जब अगर मरीज की बात करें, खास करके कैंसर की हम बात करते हैं, तो कैंसर के पेशेंट पे क्या कोरोना कुछ अलग ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करता है, कुछ अलग ढंग से इसके लक्षण होते हैं? जी, मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस के या कोविड-19 के जो पेशेंट्स होते हैं वो जनरली या तो सर्दी, खांसी, सांस में तकलीफ, बुखार या फिर हाथ पैर में दर्द या बहुत ज़्यादा थकान के साथ प्रेजेंट करते हैं। लेकिन कैंसर मरीजों में ये सारे जनरली इनमें से 3 या 4 सिम्टम्स उनमें मिलते हैं। कैंसर के मरीजों में क्योंकि इनकी बॉडी ऑलरेडी वीक हो चुकी है बीमारी के कारण या कई बार जो इनको ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो ये सारे टिपिकल सिम्टम्स उनमें आ पाए ये ज़रूरी नहीं है। कई बार वो सिर्फ एक सिम्टम जैसे बुखार है या फिर हो सकता है वो सिर्फ सांस में तकलीफ के साथ प्रेजेंट करे या कई बार वो सर्दी या खांसी के साथ ही प्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात ये ध्यान में रखने वाली होती है कैंसर पेशेंट्स के साथ कि एक नॉर्मल आदमी में क्योंकि बॉडी का बाकी इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा है तो इनमें ये जो अलर्ट मैकेनिज्म है, ये बेसिकली फीवर से हमको बॉडी अलर्ट जाती है कि हमें पता लगता है कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़, तो ये सारे अलर्ट मैकेनिज्म ऑलरेडी डाउन होते हैं। तो एक कैंसर मरीज में एक बुखार का आना एक बहुत ही गंभीर बात हो जाती है और ये पेशेंट्स कई बार काफी लेट प्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये अलर्ट मैकेनिज्म उनमें इतने अच्छे होते नहीं है। देवेंद्र जुड़ चुके हैं रायपुर से, इन्होंने हमें कॉल किया है। देवेंद्र, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। मेरा ये पूछना है मैडम कि क्या जिनको शुगर की बीमारी है वो किस प्रकार से अपनी सुरक्षा रखें, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि शुगर पेशेंट के लिए बहुत खतरनाक होता है ये। जी, मैं इसमें यही बताना चाहूँगा कि जो कॉमन प्रिकॉशंस हर किसी के लिए है कि आपको पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना है, डिस्टेंसिंग रखनी है। जितना हो सके आप घर से ना निकले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हैं, इवन अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो और ज़्यादा रिस्क है, भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हैं तो और ज़्यादा रिस्क है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना है ताकि इन्फेक्शन ना हो, उतना अच्छा है।
इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सर्दी खांसी हो गई, बुखार हो गया, तो आप जितने जल्दी हो सके अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रखेगा। अभी फिलहाल के ड्यूरेशन में जब से कोरोना वायरस आया है तो सरकार ने भी काफ़ी सारे रेगुलेशंस लाए हैं कि टेलीमेडिसिन के द्वारा भी बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं अपना जो भी सुझाव है वो दे सकते हैं। तो आप टेलीमेडिसिन की तरह हो सके तो पहले आप कांटेक्ट कर लीजिए, रेदर देन आप फिजिकली हर छोटे छोटे सिम्टम्स के लिए जाने से अच्छा आप पहले टेलीमेडिसिन के द्वारा डॉक्टर से सुझाव ले लीजिए। और अगर उस सुझाव में अगर उनको ऐसा लग रहा है कि आपको हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा, देन ओनली आप मीट करने जाइए। इस तरीके से आप अपने हॉस्पिटल के विजिट्स कम कर सकते हैं और अपने आप को जो भी पेशेंट को होने का खतरा है उसको रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम कैंसर पेशेंट की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो कैंसर भी अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके से हो रहा है। ऐसे में जिनका पहले से ही ट्रीटमेंट चल रहा है, चाहे सर्जरी हो रखी है या कीमो चल रहा है, रेडिएशन चल रहा है, ऐसे पेशेंट को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? ऐसे में घर से तो बाहर ट्रीटमेंट के लिए उनको जाना है, तो फिर क्या बचाव करेंगे? जी, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि जो हम कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, सो जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस आई है, अभी मल्टीपल सोसाइटीज ने अपनी अपनी गाइडलाइंस दी, इंक्लूडिंग अवर ICMR। तो इसमें पेशेंट्स को जनरली 3 भागों में बांटा गया है, एक हाई प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, लो प्रायोरिटी ट्रीटमेंट और मीडियम प्रायोरिटी। सो हाई प्रायोरिटी में ऐसे पेशेंट्स को रखा गया है जिनको क्यूरेटिव ट्रीटमेंट देकर काफी बड़ा बेनिफिट मिल सकता है या फिर जिनमें ऑलरेडी एक्टिव ट्रीटमेंट चालू है। ऐसे पेशेंट्स में एक तो हॉस्पिटल विजिट्स कम करने के लिए या तो उनका ट्रीटमेंट में मॉडिफिकेशन अगर पॉसिबल है तो वो किए जा सकते हैं। अगर उनको रेदर देन इंजेक्टेबल्स दवा की जगह अगर हम ओरल ड्रग्स पे शिफ्ट कर सके वो शिफ्ट करना ज़्यादा बेहतर है। पूरी तरह कैंसर का ट्रीटमेंट रोक देना एकदम सही बात नहीं है। सो ये हमें हमेशा देखना होता है कि पेशेंट का किस प्रकार का कैंसर है और उसका ओवरऑल रिस्क क्या है, कि अगर हम 1-2 महीने उसका ट्रीटमेंट रोकते हैं तो उसको कितना बड़ा पेशेंट के लाइफ को डेंजर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें रख के ये कैटेगराइजेशन डिसाइड किया गया है। इसके अलावा जो पेशेंट्स को एक्टिव ट्रीटमेंट के लिए आना ही पड़ेगा और उनका ट्रीटमेंट चालू है, सो जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे टेलीमेडिसिन के द्वारा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके हॉस्पिटल के विजिट्स कम हो सके, क्योंकि पेशेंट का अगर हॉस्पिटल में विजिट होता है तो उनको एक एक्स्ट्रा रिस्क है ये इन्फेक्शन डेवलप करने का। सो जितना हो सके हम कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट को टेलीमेडिसिन के द्वारा ही सुझाव दे सके। तो छोटी मोटी काफी सारे विजिट्स हम रोक सकते हैं इसमें। सीमा जुड़ चुकी है हमारे साथ में, भिलाई से इन्होंने मैं कॉल किया। सीमा, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी, बोलिए। सर, अगर कोई यंग एज पेशेंट है, जैसे 31 ईयर का कोई पेशेंट है और वो ब्लड कैंसर से पीड़ित है, तो उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कोरोना के टाइम पे? जी, प्रिकॉशंस तो लगभग सब लोगों के लिए सेम ही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो अप कीजिए और मास्क पहनिए, हैंड हाइजीन रखिए। बट इसके अलावा जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, ब्लड कैंसर में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट रहता है। जनरली यंग एज में अगर ब्लड कैंसर है ये जनरली जो भी इसके मैक्सिमम प्रकार हैं ये हाई प्रायोरिटी में ही रखे गए हैं, तो इसका ट्रीटमेंट आप रोक नहीं सकते। तो ट्रीटमेंट तो अपने को देना ही है, पर जब भी आप हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं तो हॉस्पिटल के जो भी स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स है वो सारी चीजें आप जितना फॉलो करेंगे ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सेकंड थिंग, आप जितना पब्लिक प्लेसेस में जाना अवॉइड कर सके वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो ट्रीटमेंट के कारण अगर आपको ट्रीटमेंट चलते हुए अगर आपको कोई भी नए सिम्टम्स डेवलप होता है तो आप डॉक्टर्स को जितना जल्दी हो सके इन्फॉर्म करें। डायरेक्टली विजिट ना सही तो एटलीस्ट वीडियो या टेलीफोन कंसल्टेशन के द्वारा मिलिए उनसे। डॉक्टर साहब, कैंसर अपने आप में एक गंभीर बीमारी है जिसके नाम सुनते ही लोग डरते हैं। ऐसे में जो लोग ऑलरेडी इसके पेशेंट हैं और फिर कोरोना के चलते उनका जो डर है वो बढ़ा हुआ है, ऐसे में वो मेडिसिन बंद नहीं कर सकते जैसा आपने भी कहा। ऐसे में हॉस्पिटल की जो जिम्मेदारी है मुझे लगता है अपने पेशेंट के लिए और बढ़ जाती है। ऐसे में आप लोगों की क्या भूमिका है? जी, जैसे मैंने बताया कि हमने भी फिलहाल जैसा है जितने पेशेंट्स को ये हो सकता है कि उनके ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन किया जा सके ताकि उनका हॉस्पिटल विजिट्स कम किया जा सके, तो ये चीज़ हम एक्टिवली कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, जितने भी पेशेंट्स को अपॉइंटमेंट दिया हुआ है या पेशेंट आने वाले हैं तो वी हैव गिवन कि हम उनको फ़ोन नंबर्स दे के रखें कि आप कॉल कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो वीडियो के द्वारा उनसे बातें की जा रही है और इसके द्वारा हम जितना हो सकता है उनका विजिट कम कर रहे हैं। जी, देवेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, अगले कॉलर। देवेश, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बोलिए क्या सवाल है? मैडम, ये मेरे पेट वगैरह में छोटे छोटे गांठ हो जाते हैं, किस कारण से होता है मैडम? हाथ वगैरह में भी क्या दाने हो जाते हैं? हाँ, पेट में।
पेट पे दाने हो जाते हैं, हाथ वगैरह में गठान टाइप से होता है। अच्छा, गठान टाइप की हो गई है। और डॉक्टर साहब, गठान का संबंध कैंसर से जुड़ा हुआ होता है, शायद मुझे लगता है जानकारी बट ऐसे बताना थोड़ा मुश्किल होगा, मुझे एग्जैक्टली देखना होगा। गठान के भी अगेन बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि किस कारण से गठान आई है। इस गठान के अलावा आपको क्या क्या सिम्टम्स है, कहीं और पे आपको कोई पेन है, फीवर है, बाकी सारी चीजें भी मुझे देखनी होती है ये बताने के पहले कि इसका क्या किया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर इस बीमारी की गंभीरता को हम देखें, हालांकि जितने केस आ रहे हैं कोरोना के उसमें मौतों का आंकड़ा कम है अभी, लेकिन अगर सामान्य में और जो इस तरीके के मरीज हैं उनमें अगर कोरोना के संक्रमण को हम देखें तो फिर डेथ रेट को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये तो देखा गया है कि जो पहले स्टडीज चाइना से जो डेटा मिला है और अभी यूएस और इटली के देशों से जो डेटा मिल रहा है, इससे ये तो देखा गया है कि जिनमें भी क्रोनिक डिसीजेस है, तो जो रिस्क वाले पेशेंट्स है, एक तो ओल्ड एज पेशेंट, प्रेग्नेंट फीमेल्स, या जिनमें ऑलरेडी कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट चल रहा है, इंक्लूडिंग कैंसर पेशेंट, क्योंकि उनकी भी जो दवाइयाँ होती है वो इम्यूनोसप्रेसिव होती है, एंड कैंसर खुद एक ऐसी कोमॉर्बिडिटी। तो इन सब में जो कॉम्प्लिकेशन रेट है विद कोरोना वायरस इज मोर देन जनरल पॉपुलेशन, इसलिए इनको और ज्यादा सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है। एंड बाकी डेथ रेट और वो सारी जो एक्स्ट्रा केयर लगनी है, आईसीयू केयर है, वो थोड़ा इनमें ज्यादा लगने की आशंका है। कौन से फैक्टर आपको लगता है कि इसके रिस्क को और बढ़ाते हैं बीमारी के, चाहे कोरोना की हम बात करें या कोरोना समय में कैंसर की बात करें? इन्फेक्शन के तो रिस्क वैसे ही रहेगा, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन के रिस्क है बेसिकली, सो कॉम्प्लिकेशन के रिस्क में अगेन जो भी पेशेंट्स में बॉडी वीक है, उनका इम्यून सिस्टम वीक है, उन लोगों में इस चीज के कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा है। मींस उनको वेंटिलेटर लगने की चांसेस ज्यादा है, आईसीयू केयर लगने की ज्यादा है। सो ये सारी चीजें अपने को देखनी है। या जिनमें ऑलरेडी लंग डैमेज है फॉर अदर रीजंस लाइक स्मोकिंग, सो इन सारे लोगों में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। मीना जुड़ चुकी है हमारे साथ में, रायपुर से उन्होंने कॉल किया है। मीना, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। हाँ जी मैम, हम क्या बोलते हैं, बार बार हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है हेल्थ में, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्लस उनका किडनी में थोड़ा सा स्वेलिंग है जी, तो उसकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल। अभी 8 तारीख का अपॉइंटमेंट भी है ना जी, और एक्चुअली क्या बोलते हैं, हम कंटेनमेंट जोन में आ गए हैं अभी, तो हमें जाना अलाउ देंगे नहीं देंगे, और हमारा जाना ये जानकारी तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब नहीं, मैं ही आपको दे सकती हूँ। अगर ऐसी कंडीशन है तो मेडिकल एक ऐसी कंडीशन है जिसके लिए आपको परमिशन दी जाती है, क्योंकि मेडिकल ही ग्राउंड है डॉक्टर साहब जिसमें आप कंटेनमेंट जोन में आपको अप्रूवल होता है किसी भी पेशेंट का, अगर लाइनअप ऑलरेडी है। तो मीना जी, ये जानकारी तो हमने आपको दी, और खास करके अगर लक्षणों पर हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर साहब, ऐसे समय में कोरोना को लेकर जो लक्षण आते हैं, कई बार ये हो रहा है कि वो लक्षण भी नहीं आ रहे हैं, कोई व्यक्ति के अंदर में वो लक्षण भी नहीं आ रहे हैं, तो आपको लगता है ये और ज्यादा खतरा है, तब तक किसी और को भी आप संक्रमित कर लेते हैं? जी, ये बहुत ही ज्यादा खतरे की बात, सबसे ज्यादा खतरे की बात यही है कि जो असिम्प्टोमेटिक पीरियड है कोरोना वायरस का, और ये भी देखा गया कि इस असिम्प्टोमेटिक पीरियड मतलब विदाउट कोई सिम्टम्स के भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन रह सकता है किसी में, और वो उस टाइम पे उसको ट्रांसमिट भी कर सकता है। सो इसके लिए हमें ये बहुत ध्यान में रखना है कि ना सिर्फ जो मरीज है, बल्कि हमको एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हर किसी को ये देखना है कि आप अपना पूरी तरह जितना भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आ रहे हैं, हैंड हाइजीन से लेके मास्क का, उसका उपयोग करना इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। और कैंसर के बहुत सारे कारणों में एक ये भी देखा गया है कि जरूरत से ज्यादा जो टोबैको यूज करते हैं या सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, उनके भी जो फेफड़े हैं वो कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि ये फैक्टर जो है वो कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी बीमारी को आगे बढ़ाने के लिए। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी अगर होनी है तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है तंबाकू का सेवन, फिर वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे उसको खाया जाए, चाहे गुड़ाकू के रूप में किया जाए जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा किया जाता है, या फिर स्मोकिंग हो। ये तीनों ही जो फैक्टर होते हैं वो उससे कहा जाता है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। कॉल ले लेते हैं, जितेंद्र जुड़ चुके हैं इंदौर से। जितेंद्र, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? हमारा जय ना सर। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर एक बार जैसे कोई कैंसर हो गया तो वो वापिस लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर वापिस रिपीट होता है ये? एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद? हाँ, जैसे हमने रिमूव करवा दिया पूरा ब्रेस्ट एक बार। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर के लिए पूछ रहे हैं कि रिमूव करने के बाद दोबारा हो सकता है क्या?
जी, तो मैं इसमें यही बताना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर जो बीमारी है जनरली इसको भी स्टेजेस में बांटा गया है, और कोई भी कैंसर की बीमारी में कौन से स्टेज में ट्रीटमेंट किया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका रिस्क वापस आने का क्या रहता है। 0% तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ रिस्क रहता है, लेकिन अगर आपने कंप्लीट ट्रीटमेंट किया है और अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है तो 90% चांसेस है कि बीमारी वापस नहीं आएंगी। डॉक्टर साहब, तंबाकू पर मैं चर्चा कर रही थी क्योंकि अगर आप स्मोक को देखें तो वो आपके लंग्स को इफेक्ट करता है, कोरोना को देखें तो कोरोना भी आपके लंग्स को इफेक्ट करता है, तो क्या ये रिस्क बढ़ाता है? जी बिल्कुल, तंबाकू के कारण ना सिर्फ कैंसर बल्कि हार्ट की डिसीजेस और लंग्स के भी काफ़ी जैसे COPD और एम्फाइसीमा जैसे डिसीज हो सकते हैं। और ऐसा देखा गया कि ये सारी क्रोनिक डिसीजेस जो हैं, हार्ट डिसीजेस, COPD, इन सब में कोरोना वायरस के कारण जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है उसके इंसिडेंस बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। और कैंसर के मरीज में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कैंसर के पेशेंट्स में भी इस चीज़ का रिस्क ज़्यादा है और कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क ज़्यादा है। तो तंबाकू हर चीज़ को बढ़ा रहा है, ना सिर्फ कैंसर को बल्कि बाकी चीज़ों की भी रिस्क बढ़ा रहा है। अच्छा, अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो सामान्य ही है, स्मोक लगातार कर रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है उन्हें, तो भी क्या कोरोना के समय में ऐसे लोगों को इन्फेक्शन का या संक्रमण का खतरा बजाय उनके जो नहीं स्मोक करते थोड़ा ज्यादा होता है? क्या उनके फेफड़े वीक होते हैं स्मोकिंग के लिए? तंबाकू इन्फेक्शन तो हर किसी में हो सकता है, लेकिन मेन बात यह है कि इन्फेक्शन के कारण कॉम्प्लिकेशन किस किस में होगा। सो कॉम्प्लिकेशन जिनके ऑलरेडी लंग्स अगर डैमेज्ड है, तो कोरोना वायरस के कारण भी लंग्स में काफी सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, पेशेंट को निमोनिया डेवलप होता है, ARDS जैसे सिम्टम्स आते हैं। तो अगर ऑलरेडी लंग्स कमजोर है, कैपेसिटी बॉडी की ऑलरेडी कमजोर है, तो कोई भी नया हिट बॉडी सस्टेन नहीं कर पाएंगी। सो इनमें कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ रेट्स बढ़ जाएंगे। तो स्मोक करने से फेफड़ों पर कितना असर पड़ता है, मुझे लगता है आप बताइए, ताकि लोगों के अंदर एक मैसेज जाए कि जो लगातार स्मोक करते हैं उनके फेफड़ों में कितना असर होता है लंबे समय तक। तो अब मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि अगर मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट हूं तो कैंसर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो कैंसर का सबसे कॉमन कारण पूरे विश्व में लंग कैंसर है, और लंग कैंसर के 90% केस तंबाकू के सेवन या उसके धूम्रपान के कारण होते हैं। अगर मैं ओरल कैंसर्स की बात करूं, जो इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर है, उसका सबसे बड़ा कारण तंबाकू सेवन है, जो कि 90% पेशेंट्स में पाया जाता है जिनको मुंह का कैंसर होता है। तो ये ओवरऑल इससे रिस्क काफी ज्यादा बढ़ता है। इस बार जो WHO की थीम है वो तंबाकू और हार्ट डिसीजेस को रिलेटेड लेकर है। सो इसके हार्ट डिसीज का कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ता है, साथ में जैसे मैंने बताया कि इसके कारण लंग्स भी डैमेज होते हैं, COPD, एम्फाइसीमा से, और ये सारी चीजें रिवर्सिबल नहीं होती है। तो आप इसको जितना अवॉइड कर सके उतना बेहतर होगा। बिल्कुल। इम्यूनिटी पर हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और इस पूरे कोरोना में अगर दो चीज है, एक तो गाइडलाइंस को आप पालन करिए, दूसरा अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए। एक सामान्य व्यक्ति कैसे स्ट्रांग रख सकता है, और ऑलरेडी जो मेडिसिन पर है क्या उसके लिए खास एहतियात, खास करके अगर हम कैंसर की बात करें? जो कॉमन पब्लिक के लिए है, जो नॉर्मल प्रिकॉशंस हो गया वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरी चीज़ें जो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप जो कर सकते हैं, आपको डाइट का स्पेशल ख्याल रखना है, आप एडिक्वेट वाटर इनटेक करें ताकि आपके बॉडी को ओवरऑल स्ट्रेस लेवल कम हो सके, क्योंकि ऐसा भी देखा गया कि आपका जितना स्ट्रेस लेवल होगा आपकी इम्यूनिटी उससे भी डाउन होती है। तो आपको स्ट्रेस का ख्याल स्पेशली रखना है, आपको डाइट का मॉडिफिकेशन प्रॉपरली रखना है। हो सके तो जितना आप, अभी बाहर तो बहुत ज़्यादा जा नहीं सकते, जिम बंद है, लेकिन आप घर में एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बॉडी पे एक पॉजिटिव इफेक्ट डालती है और आपकी इम्यूनिटी कभी भी इसके कारण बेटर रह सकती है। सैनित दुबे जुड़ चुके हैं भोपाल से, इन्होंने हमें कॉल किया है। सैनित, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। मैडम नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। मैडम मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, मेरी सिस्टर है बड़ी, हाँ, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो ब्रेस्ट कैंसर रिमूव हो गया, उनको ब्लड कैंसर हो गया। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर था, उसके बाद? हाँ, तो ब्रेस्ट कैंसर में उनका रिमूव करवा दिया था और उनका इलाज चल रहा था, अचानक उनको ब्लड कैंसर हो गया है। अभी डिटेक्ट कराया है तो ब्लड कैंसर हो गया है। तो ये इसमें बड़ी परेशानी आ रही है। मैं डॉक्टर साहब से थोड़ी सलाह चाहता हूँ इसमें हम क्या करें। अभी लेटेस्ट ही उनको ब्लड कैंसर हो, तो ऐसा हो सकता है? डॉक्टर साहब ऐसा हो सकता है क्या? इनका सवाल था जो कि क्या ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद में शिफ्ट हो सकता है ब्लड कैंसर में भी? जी मतलब ये पॉसिबल है, ऐसे कई सारे केसेस होते हैं कि दो कैंसर किसी एक ही मरीज को हो जाए। सो ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं, काफी रेयर है ये मानता हूं मैं, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि बॉडी की एक प्रोपेंसिटी होती है, उसमें कैंसर अगर डेवलप हो गया है तो उसका जो भी सही
पहले एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड कैंसर में मैं फिर से बताना चाहूँगा कि इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं। एक्यूट ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, लिम्फोमास। तो उसमें से कौन से प्रकार का कैंसर है ये देखना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपन उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि कोरोना के लक्षण अब लोगों को थोड़े थोड़े से समझ में आने लगे हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगी, थोड़े ही बोलूंगी, क्योंकि अभी भी एहतियात लोग नहीं बरत रहे हैं। मान लीजिए इसी बीच में कैंसर का भी कोई लक्षण आ रहा है कि आपके शरीर में कैंसर का संक्रमण हो रहा है किसी भी हिस्से में, तो क्या उसके लक्षण के बीच इस लक्षण को पहचानना, मुझे लगता है दोनों के बीच के लक्षण भी थोड़े से आप समझा दीजिए कि अगर किसी भी तरीके का कैंसर है। जी, जैसे मैंने कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स बताए, बुखार, सर्दी, खांसी, वीकनेस आना, ये सारे कंप्लेंट्स कैंसर के पेशेंट में ही मिल सकते हैं। कैंसर के पेशेंट्स में इन जनरल कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट्स रहे ऐसा जरूरी नहीं होता है। जनरली कैंसर की वही सबसे खतरनाक बात होती है कि ये धीरे धीरे आता है और चुपके से जब वो प्रेजेंट करता है तो ऑलरेडी एडवांस स्टेज में होता है। सो ये सारे वक्त में जब ऑलरेडी एक इन्फेक्शन का खतरा चल रहा है तो लोगों का ध्यान उस एरिया में ज्यादा है रेदर देन इस चीजें में, लेकिन फिर भी जनरली इवैल्यूएशन में ये चीजें पता लग जाती है। जी, चूंकि लॉकडाउन के समय में 2 महीने तक का जो वक्त था डॉक्टर साहब, ऑलरेडी मरीज जो अपने घर पे थे, ऐसे समय में जो पेशेंट घर पे थे और ऑलरेडी 2nd या 3rd स्टेज में थे, उनके लिए ये खतरा कितना बढ़ गया है, आप खास करके कैंसर पेशेंट जो थे? जी, जब कोरोना वायरस आया, क्योंकि ये इस टाइप की महामारी जो है ये पिछले 100 सालों में पहली बार देखने को मिली है, और जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि इसे वर्ल्ड वॉर के साथ इवन कंपेयर किया गया है। सो बहुत सारा ये मैं मानूंगा कि कई सारे लोगों को इवन ट्रीटमेंट के लिए आने के लिए भी परेशानी हो गई, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थे। हमारा जैसे देश है, इवन हमारे स्टेट में काफी सारे गरीब लोग हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करते हैं अपने अस्पताल तक पहुंचने के लिए, तो ये सारे लोगों को काफी सारी परेशानी हो गई कि वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। अब ये सारी चीजों को टैकल करने के लिए हमने कोशिश ये की कि जितने भी हमारे मरीज हैं जिनके हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, हमने उनको टेलीमेडिसिन की सुविधा दी। न सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में, बाकी दुनिया के लगभग मतलब देश के लगभग हर एक हॉस्पिटल में, इवन छत्तीसगढ़ के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इस तरीके से डॉक्टर्स ने अपने मरीजों को अप्रोच किया है। चंद्रभूषण जुड़ चुके हैं रायगढ़ से हमारे साथ में। चंद्रभूषण, स्वागत है आपका, क्या सवाल है पूछे? जी मैडम, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। जी बोले। सर, मेरे बेटा अभी 8 साल की उम्र है। 4.5 साल की उम्र में मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बम्बई में उसका टी लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा का ट्रीटमेंट कराया था। ओके जी। 2017 से उसका मेंटेनेंस शुरू हुआ था सर। अभी रेगुलर मेंटेनेंस हम लोग मार्च में जा नहीं पाए। ऐसी परिस्थिति में क्या बचाव करनी चाहिए बच्चे के लिए? देखिए, आपने जैसा बताया, आपने काफी स्पेसिफिक बताया कि एक प्रकार का ब्लड कैंसर है और मेंटेनेंस ट्रीटमेंट अपन 2 to 3 इयर्स तक देते हैं। सो अगर आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं तो आप जिस भी रीजन में रहते हैं वहां जो पास में ऑन्कोलॉजिस्ट है एटलीस्ट आप उनसे मिल लीजिए, वो आपको एक स्टैंडर्ड सलाह दे देंगे। आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की अगर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं वहां पहले काम कर चुका हूं तो मुझे इतना पता है कि वो लोगों को आप उन्होंने भी काफी सारी हेल्पलाइन नंबर्स दे रखे हैं, तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर कई हम लोग मेल्स भी देते थे। अभी तो फिलहाल मेरे पास कांटेक्ट वो नहीं है, लेकिन उन्होंने भी ये सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी उन लोगों के कांस्टेंट टच में हूं कि वो लोग अपने पेशेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं। और कुछ पेशेंट्स मेरे पास भी आए हैं जो वहां पे ट्रीट हो रहे थे, मुंबई नहीं जा पाए, तो मेरे पास से आके जो भी है सलाह वो सारी चीजें कर रहे हैं। आप जिस रीजन के पास रह रहे हैं वहां पे आप जा सकते हैं। तो काफी अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे में गंभीर बीमारी वाले पेशेंट को खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, और जो सामान्य लोग हैं वो गंभीर स्थिति में ना पहुंचे, इसलिए जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करें और इस संकट के दौर पे निपटने के लिए सभी की मदद भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।